खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर। नमस्कार, आप सभी को नववर्ष 2024 और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल की तरह इस साल भी 1 जनवरी का स्वागत हमने हर्ष और उल्लास के साथ किया। हर साल 31 दिसंबर की रात पूरी दुनिया में नए साल के स्वागत का उत्सव मनाया जाता है। लेकिन पिछले वर्षों में जिस तेजी से उत्सव के नाम पर प्रदूषण बढ़ रहा है, क्या आपको लगता है कि आने वाली पीढ़ियां इसी तरह से नव वर्ष का स्वागत कर पाएंगी, या स्वागत करने के लिए कुछ बचा भी रहेगा या नहीं? पिछले साल यानी 16 नवंबर 2023 को हमारी पृथ्वी का औसत तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, जो विगत 2 लाख वर्षों में भी इतना अधिक कभी नहीं रहा था। धरती के तापमान के बढ़ने को अब ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है, जिसके परिणाम से पूरी धरती की जलवायु में विनाशकारी परिवर्तन हो रहा है, यानी क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इस बार हम चर्चा करेंगे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की समस्या और उसके समाधान की, क्योंकि समस्या है तो समाधान है ही। रहते हैं ये खुश हमेशा, करते ये काम खरे, एक दूजे के बन के पूरक, साथ साथ बढ़ते रहे, हंसते खिलखिलाते भावों से भरे, खुशियाँ बिखेरे घर घर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के आज इस धरती पर मानव की भोग और सुविधा के लिए अनेक साधन उपलब्ध हैं, लेकिन इनकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। यातायात सेवा हो या हवाई सेवा, नए यंत्र बनाना हो या मकान बनाना, अब सभी जगह सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है ऊर्जा। विश्व की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2023 में औसतन प्रतिदिन 232 लाख टन कोयला जलता रहा। पेट्रोलियम की खपत 1600 करोड़ लीटर रही। कोयला, लकड़ी, पेट्रोल जैसे संसाधनों के जलने से इस वर्ष 4000 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हुआ, और ये उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है। साधारण शब्दों में समझे तो कार्बन के ये कण जितने ज्यादा होंगे, धरती का तापमान बढ़ता ही जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है एटमॉस्फेयर में, ये ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा है एटमॉस्फेयर में। तो ये हो रहा है कि जो हीट रेडिएट बैक होनी चाहिए स्पेस में, वो हीट रिटेन कर रहा है, जो ये ग्रीन हाउस हमारा बन गया इन गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर वेपर में भी थे, नाइट्रोजन ऑक्साइड, CFC, इनका सबका जो है ब्लैंकेट बन गया अर्थ के ऊपर। तो सारी हीट ट्रैप हो रही है। इसके कारण हम एक तरफ जा रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं। अब क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग केवल टेम्परेचर का बढ़ना नहीं है। उन टेम्परेचर के बढ़ने के कारण धरती के ऊपर जो हवा का पूरा जो सर्कुलेशन है उसको ये प्रभावित करेगा। समुद्र के अंदर जो जल धाराओं का सर्कुलेशन है उसको प्रभावित करेगा, और इससे जो होगा धरती का क्लाइमेट एकदम से बदल जाएगा। साइक्लोन्स, बहुत पावरफुल, बहुत इंटेंस साइक्लोन्स बहुत फ्रीक्वेंट हो जाएंगे। पिछले 250 सालों का इतिहास देखें तो ये समझ में आता है कि औद्योगिकरण युग शुरू होने के साथ ही धरती का तापमान लगातार बढ़ता चला गया। नवंबर 2023 को ग्लोबल टेम्परेचर
औद्योगिक काल 1850 से 1900 के स्तर से 2 डिग्री अधिक यानी 15.72 डिग्री हो गया, जो विगत 2 लाख वर्षों के पृथ्वी के इतिहास में ऑल टाइम हाईएस्ट गर्म तापमान का रिकॉर्ड हो गया। तापमान वृद्धि की दर यही रही तो वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इस धरती से पेड़ पौधे, कीट पतंगों और पशु पक्षियों की अनेक प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी। वैश्विक स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण पाने के लिए दुनिया के सारे देश लगातार कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इसे नियंत्रित करने के लिए प्रयासरत हैं। Excellencies, friends, the diagnosis is clear. The success of the COP depends on the global stocktake prescribing a credible cure in 3 areas. First, drastically cutting emissions. Current policies would lead to an earth-scorching 3-degree temperature rise. So the global stocktake must set clear expectations for economy-wide national determined contributions presented by all countries that cover all greenhouse gases and align with 1.5-degree limit. The G20, which represents 80% of the world's emissions, must lead. And I urge countries to speed up their net zero timelines to get there as close as possible to 2040 in developed countries and 2050 in emerging economies. Second, we cannot save a burning planet via fire holes of fossil fuels. We must accelerate a just, equitable transition to renewables. The science is clear. The 1.5-degree limit is only possible if we ultimately stop burning all fossil fuels. संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो खनिज, कोयला और पेट्रोलियम के उत्पादन को तत्काल बंद करने का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन क्या ये संभव है? क्या हम क्लाइमेट चेंज से तप रही धरती को संभावित महाविनाश से बचा सकते हैं? मध्यस्थ दर्शन के अनुसार समस्या है तो समाधान है ही। तो क्या है समाधान? मध्यस्थ दर्शन के प्रकाश में क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या का समाधान है सही समझ के साथ मानव का प्रकृति के साथ संबंध को प्राकृतिक नियम की पहचान करते हुए जीना। पर्यावरण के उपचार का उपक्रम यही है कि कोयले और खनिज तेल से जो जो काम होना है उसका विकल्प पहचानना होगा। कोयला और खनिज तेल के प्रयोग को रोक देना ही एकमात्र उपाय है। इसी के साथ विकिरणीय ईंधन प्रणाली भी धरती और धरती के वातावरण के लिए घातक होना हम स्वीकार चुके हैं। विकिरण विधि से ईंधन घातक है, कोयला खनिज विधि से ईंधन भी घातक है। इनके उपयोग को रोक देना मानव का पहला कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य है मानव सुविधा को बनाए रखने के लिए ईंधन व्यवस्था के विकल्प को प्राप्त कर लेना। यह विकल्प स्वाभाविक रूप में दिखाई पड़ता है। प्रवाह बल को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लेना। इस अकेले स्रोत के प्रावधान से प्रदूषण रहित प्रणाली से विद्युत ऊर्जा आवश्यकता से अधिक उपलब्ध हो सकती है। इसी के साथ समृद्ध होने के लिए हवा का दबाव, समुद्र तरंगों का दबाव, गोबर गैस, प्राकृतिक गैस जो स्वाभाविक रूप में धरती के भीतर से आकाश की ओर गमन करती रहती हैं, ऐसे सभी स्रोतों का भरपूर उपयोग करना मानव के हित में है, मानव के सुख समृद्धि के अर्थ में है। कुछ ऐसे यंत्र जो तेल से ही चलने वाले हैं, उनके लिए खाद्य अखाद्य तेलों अर्थात वनस्पति पेड़ों से प्राप्त को विभिन्न संयोगों से यंत्र उपयोगी बनाने के शोध को पूरा कर लेना चाहिए। तभी मानव यंत्रों से प्राप्त सुविधाओं को बनाए भी रख सकता है, ईंधन समृद्धि बना रह सकता है। धरती के ऊपरी सतह में विशाल संभावनाएं हैं।
ऊर्जा स्रोत बनाने की, ईंधन स्रोत बनाने की। यदि सही परीक्षण निरीक्षण करें तो धरती के सतह पर ही संपूर्ण सौभाग्य स्रोत हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के अभ्युदय संस्थान ग्राम अछोटी हिंगनाडीह में निवास करने वाले परिवारों में से एक परिवार है सोम भैया और निताशा दीदी का, जहां वे अपनी 3 पीढ़ी के साथ मध्यस्थ दर्शन के प्रकाश में जीने का अभ्यास कर रहे हैं। उनके खेत, गौशाला और घर में जीने की शैली देखकर सहज ही इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है। खाना पकाने के लिए पारंपरिक रूप से लकड़ी, कोयला और अब प्राकृतिक गैस प्रयोग में लाई जाती रही है, लेकिन अब बायो वेस्ट से बायोगैस का उत्पादन कर भोजन की आवश्यकता के लिए घर घर में बायोगैस संयंत्र लगाना काफी आसान हो चुका है। कई बार बायोगैस में ज़्यादा, जैसे मतलब अपन लोग ज़्यादा गोबर घोल देते हैं, बल्कि ये ज़्यादा हो जाती है, इसको धीरे करना पड़ता है, बल्कि कभी कभी ऐसा भी होता है। और कभी गोबर मान लो नहीं भी घोल पाए तो स्लो भी हो जाती है, पर वैसे हम हफ्ते में भी गोबर नहीं घोले तो हफ्ते भर तो आराम से चलती है। अपना घर का गोबर है तो आराम से कभी भी कर लो उसको, तो ऐसा है ही नहीं कि अब एलपीजी सिलेंडर के ऊपर निर्भर है, ये मानसिकता ही खत्म हो गई अब। ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो सकती हैं समुद्र की लहरें, नदी नालों में पानी की बहती हुई धारा। पानी की धारा में जो बल होता है उसका संचय टरबाइन के माध्यम से किया जाता है। अब पानी से बिजली उत्पन्न करने के संयंत्र छोटे से नाले से लेकर नदी और समुद्र में भी स्थापित किए जा चुके हैं। प्राकृतिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है, जिसका प्रकाश पृथ्वी को करोड़ों वर्षों से सतत उपलब्ध है। हमारी पृथ्वी में जो कुछ भी है वे सभी पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, मानव जाति के होने का मुख्य आधार है सूर्य का प्रकाश। इस अर्थ में सूर्य प्रकाश को सोलर पैनल के माध्यम से सीधे शोषित करके सोलर बैटरी को चार्ज किया जाता है। जैसे मध्यस्थ दर्शन के आधार पर अपने को सूचना मिली कि धरती गर्म हो रही है, उसका कारण है कि धरती से हम बिजली बनाने के लिए कोयला निकाल रहे हैं। तो अब इस आधार पर भी मैं अपने को देख पाती हूँ कि सोलर से जो हम पंप चलाते हैं उससे जो हमको पानी मिलता है, जो पहले बिजली से मिलता था, तो अब उस चीज़ में मैं देख पाती हूँ कि जो प्रकृति के साथ है हम संतुलन पूर्वक जीने के अर्थ में काम कर पाते हैं। ये मध्यस्थ दर्शन के माध्यम से ये चीज़ अपने को उपलब्ध हो पाई। और इधर सोलर के माध्यम से खेती का पूरा सिंचाई का काम, गौशाला का काम, घर का काम, मतलब पूरा पानी की व्यवस्था हमने सोलर के माध्यम से की। तो इस रूप में देखें कि हमारा पूरा परिवार जो धरती को गर्म होना है, धरती का बुखार होना बोल रहे हैं, उसमें ये कैसे कम हो सके, उस रूप में हमारा पूरा परिवार लगा है। और इसको करीब 2013 से मैं भरपूर इसी में लगी हूँ और इसको करके मेरे को बहुत संतुष्टि है। मतलब ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा मतलब धरती के साथ, नेचर के साथ कर रही हूँ, इसकी मेरे को भरपूर संतुष्टि है। और उस आधार पर मेरे अब जैसे बेटा भी उसी लाइन में आ गया है, तो बेटे को भी, अब बहू आ गई है उनको भी, तो उनको भी देख के लगता है कि हाँ ये हम लोग सही काम कर रहे हैं। तो बेटा भी भरपूर और बहू उसी काम में लग गए हैं। तो सबसे बड़ी उपलब्धि ये हो गई कि हमारे आने वाली पीढ़ी ने भी इस चीज़ को समझा है और उसी आधार पर जीने के लिए लगे हैं। तो देखा आपने, समस्या है तो समाधान है ही, जो मध्यस्थ दर्शन के प्रकाश में मिलता है। और इसे जीने का अभ्यास कर रहे हैं हमारे खुशियों के एम्बेसडर। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।